नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। एक चिट्ठी से आज राहुल गांधी की पूरी पॉलिटिक्स समझ में आ गई। 10 जनपद में क्या क्या होता है यह राज खुल गया। ये चिट्ठी लिखने वाले एक कांग्रेसी हैं। 7 साल पहले हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसी ही एक चिट्ठी लिखी थी तो लोगों ने पूछा था कि क्या सच में ऐसा होता है। आज गुलाम नबी आजाद की चिट्ठी आई तो पता चला कि हां, सच में ऐसा ही होता है। कांग्रेस को कोई नेता नहीं चलाता बल्कि राहुल गांधी के सिक्योरिटी गार्ड और पीए चलाते हैं, ऐसा गुलाम नबी आजाद कहते हैं। गुलाम नबी आजाद कोई छोटे नेता नहीं है। 49 साल तक कांग्रेस में रहे, इंदिरा गांधी की सरकार में मंत्री रहे, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रहे। कांग्रेस की सबसे ताकतवर कमेटी सीडब्ल्यूसी में गुलाम नबी आजाद 40 साल तक रहे। आज उन्होंने बताया कि सोनिया और राहुल से तो उनकी बात ही नहीं होती, बात सिक्योरिटी गार्ड और पर्सनल असिस्टेंट से होती है। इस एक चिट्ठी से नरेंद्र मोदी कितना आगे निकल गए और राहुल कितना पीछे छूट गए, देखिए इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी फिर टॉप। राहुल गांधी की पिक्चर शुरू होने से पहले ही फ्लॉप। केजरीवाल को दिखा लॉलीपॉप। 24 का दंगल शुरू होने से पहले ही मोदी 4 कदम आगे बढ़ गए हैं। मोदी के सबसे बड़े विरोधी 4 कदम पीछे हो गए हैं। बीच में केजरीवाल की एंट्री हो गई है। यह सब हुआ है एक इस्तीफे से। कांग्रेस का सबसे जाना पहचाना चेहरा, कांग्रेस का सबसे बड़ा मुसलमान नेता, कश्मीर से महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार तक हर राज्य में काम कर चुके 49 साल से कांग्रेसी, इंदिरा गांधी के जमाने के मंत्री, संजय गांधी के करीबी और राजीव गांधी के दोस्त गुलाम नबी आज कांग्रेस से आजाद हो गए। आजाद जाते जाते कांग्रेस में रिमोट कंट्रोल कल्चर की बखिया उधेड़ कर गए। I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. मनमोहन सरकार के अध्यादेश की कॉपी फाड़कर राहुल गांधी ने यूपीए सरकार का इकबाल खत्म किया था। पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट और फिर प्रेसिडेंट बनकर राहुल ने पार्टी को खत्म किया। गुलाम नबी आजाद लिखते हैं, रिमोट कंट्रोल मॉडल ने यूपीए सरकार की संवैधानिक सत्ता को ध्वस्त कर दिया था। बाद में वही चीज कांग्रेस पर लागू हो गई। आप नाम मात्र के अध्यक्ष हैं, सारे अहम फैसले राहुल गांधी ले रहे हैं, यहां तक कि उनकी सिक्योरिटी गार्ड और पीए फैसले ले रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने जो बात आज लिखी है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यही बात 2015 में लिखी थी। वही गांधी ही कांग्रेस में रह जाएगा और कोई नहीं रहेगा। तो बीजेपी के लिए 2024 के लिए फेवर? देखिए, बीजेपी के लिए तो ये एक वरदान है। राहुल गांधी बीजेपी के लिए एक वरदान है। इसलिए राहुल गांधी का साथ जब भारत का लोग कंपेयर करता है, बीजेपी का लीडर्स लोग माइल्स अहेड हो जाता है, तो इसीलिए वो तो बीजेपी के लिए सूट करता है। लेकिन कांग्रेस में आज जो आजाद साहब जो चिट्ठी लिखा है, वही चिट्ठी में 2015 में लिखा था, तो फिर वो लोग वही बात बोलना शुरू कर देता है। लेकिन बात यही है कि दीज आर इश्यूज दैट दोज इश्यूज आर देयर, स्टिल देयर। 2015 में हेमंत बिस्वा शर्मा जब राहुल गांधी से मुलाकात करने गए थे, तब राहुल उनसे बात करने की जगह अपने कुत्ते को बिस्कुट खिलाते रहे। इसी तरह का रवैया पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ हुआ। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस से बीजेपी में गए और मुख्यमंत्री बने। गुलाम नबी आजाद क्या करेंगे ये अभी साफ नहीं है, लेकिन उन्होंने जो लिखा है उसकी चर्चा बहुत है। कांग्रेस ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां से वापसी करना नामुमकिन है। संगठनात्मक चुनाव बस दिखावा और छलावा है। 24 अकबर रोड में बैठकर कांग्रेस पार्टी को चलाने वाली चाटुकार मंडली द्वारा तैयार लिस्ट पर दस्तखत करने के लिए एआईसीसी के चुने हुए प्रतिनिधियों को मजबूर किया जाता है। गुलाम नबी आजाद से पहले भी कांग्रेस में इस्तीफे हुए हैं। पिछले 1.5 साल में कई बड़े नेता पार्टी से निकल गए। जितिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी में गए। आरपीएन सिंह ने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी में गए। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी में गए। कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी में गए। सुनील जाखड़ ने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी में गए।
जयवीर शेरगिल ने कांग्रेस छोड़ी, मोदी की तारीफ की। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ी, सपा के सपोर्ट से राज्यसभा में गए। किसी भी पार्टी के नेता के लिए इतने इस्तीफे चिंता की बात होनी चाहिए, लेकिन राहुल कहते हैं जिसे जाना है वो जाए, कांग्रेस में तो उनकी ही चलेगी। बहुत सारे लोग डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस की ओर जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी है, ये मेरा बेसिक मैसेज। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से बैक टू बैक 2 चुनाव हार चुके हैं। 24 में अगर राहुल ही रहे तो कांग्रेस जीत नहीं सकती, ये भविष्यवाणी गुलाम नबी आजाद ने की है। मोदी के सामने राहुल कहीं टिक नहीं पाते। अब तक ये बात बीजेपी के लोग कहते थे, अब यही बात गुलाम नबी आजाद कह के गए हैं। दुख की बात है, हम निरंतर कमजोर होते जा रहे हैं और देश के लिए अच्छी बात नहीं। 2013 के बाद जब से राहुल गांधी सीन में आए हैं, कांग्रेस घटी है। राहुल के राज में कांग्रेस ने जीता क्या और हारा क्या, राहुल की प्रोग्रेस रिपोर्ट नंबर में देख लीजिए। 2013 में कांग्रेस के पास लोकसभा में 206 सांसद थे। 2014 में वो घटकर 44 रह गए। 19 में पूरी तरह राहुल के हाथ में कंट्रोल था, तब कांग्रेस 53 पर रह गई। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करने वाले हैं, लेकिन पीछे से कांग्रेस तोड़ो अभियान शुरू हो गया। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे से ट्रिगर बटन दब गया। एक इस्तीफे से राहुल आउट हो गए, केजरीवाल इन हो गए और मोदी विन विन हो गए। जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जितने लोग इस देश से नफरत करते हैं, इस देश की तरक्की से नफरत करते हैं, इस देश के विकास से नफरत करते हैं, जो लोग नहीं चाहते ये देश तरक्की करे, 75 साल के अंदर इस देश को घोट के रखा गया वेस्टेड इंटरेस्ट्स के द्वारा, उन सारे लोगों ने अब षड्यंत्र करके मिलके और ये किया, यार इनको बंद करो, अब ये अगर इसी तरह से ये आगे बढ़ते रहे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और इन लोगों ने मिलके एक षड्यंत्र रचा कि दिल्ली की सरकार गिराई जाए, दिल्ली की सरकार खत्म की जाए। नरेंद्र मोदी कांग्रेस को मां बेटे की पार्टी कहते हैं। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए इससे भी तीखे शब्दों का प्रयोग किया है। आजाद ने सोनिया को 5 पेज का रेजिग्नेशन लेटर भेजा है। इसका पेज नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। गुलाम नबी आजाद लिखते हैं, 2014 से आपके और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को 2 लोकसभा चुनाव में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। 2014 से 2022 के बीच 49 विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस 39 चुनाव हार गई। कांग्रेस केवल 4 चुनाव जीत पाई और 6 चुनाव में गठबंधन पार्टियों के साथ जीत मिली। दुर्भाग्य से कांग्रेस आज केवल 2 राज्यों में शासन कर रही है और 2 अन्य राज्यों की गठबंधन सरकार में बहुत छोटी पार्टनर है। इसी पेज पर गुलाम नबी आजाद आगे लिखते हैं कि 2019 के चुनाव के बाद स्थिति और खराब हुई है। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद से सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष हैं। वो पिछले 3 साल से पद पर हैं, फिर भी पार्टी छोटी होती जा रही है। राहुल के राज में कांग्रेस का पावर गया, केंद्र की सरकार गई, राज्यों में कांग्रेस का पतन होता रहा। कांग्रेस के पंजे से मध्य प्रदेश निकला, पंजाब निकला, महाराष्ट्र निकला, कर्नाटक निकला, असम निकला। कांग्रेस छोटी होती रही, मगर पार्टी के अंदर राहुल का कद बढ़ता रहा। आज वो अपने मन के नेता हैं और सीनियर नेताओं से सलाह मशवरा किए बिना मोदी को चैलेंज करते रहते हैं। विपक्ष की कोई भी पार्टी राहुल गांधी को गठबंधन का नेता मानने को तैयार नहीं। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल को चमत्कार की उम्मीद थी, मगर गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे ने पूरे प्लान में पलीता लगा दिया। मुझे बहुत अफसोस है, बहुत दुख है कि इस वक्त गुलाम नबी साहब ने न सिर्फ कांग्रेस की से इस्तीफा दिया, बल्कि बेसिक मेंबरशिप से इस्तीफा दिया, जिसके लिए इनने 50 साल से ज्यादा उम्र कॉलेज डेज से आज तक जिंदगी इसके लिए दी है। सुबह शाम इसी के लिए काम करते रहे और छोटे पद से लेकर सबसे बड़े पद तक पहुंचे। और ये सिर्फ कांग्रेस के ही लीडर नहीं थे, ये गांधी परिवार का एक हिस्सा थे।
और जब तक इनको वो सदमा नहीं लगा कि अब मेरी वो इज्जत नहीं है, इसलिए इन्होंने ये कदम उठाया। मगर मेरी सिर्फ एक ही मुझे अफसोस इस बात का है, उस वक्त उठाया जिस वक्त खुद मिसेस गांधी इलाज के लिए बाहर जा रही हैं और ये जमात इस वक्त एक भंवर में फंसी हुई है। और इस वक्त इसको अगर इसे भंवर से निकाल के ये इस्तीफा देते तो मुझे अफसोस नहीं होता। मगर अफसोस इसलिए भी है कि ये जमात इस वक्त भंवर में है और इसको भंवर से निकालने की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह वज़ीर आज़म मोदी जी ने भी कहा कि एक स्ट्रांग अपोजिशन बहुत ज़रूरत है हिंदुस्तान की हुकूमत को कंट्रोल में रखने के लिए। मोदी के चैलेंजर के तौर पर राहुल गांधी कमजोर हुए तो केजरीवाल को मौका मिल गया। जो पॉलिटिकल स्पेस खाली हो रहा है उसे ग्रैब करने के लिए केजरीवाल ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। शहर में एक सीरियल किलर आया हुआ है जो एक के बाद मर्डर करता जा रहा है, एक के बाद एक मर्डर करता जा रहा है। जनता सरकार चुनती है, ये सरकार गिरा देते हैं। मतलब जनता को तो रौंद रखा है। महाराष्ट्र में जनता ने एक सरकार चुनी, गिरा दी। गोवा में जनता ने एक सरकार चुनी, गिरा दी। जनता के पीछे पड़े हैं और सब जगह पैटर्न एक ही है। अभी जैसे महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने देखा, जितने टूट के इधर से उधर गए, बताते हैं सबके पीछे सीबीआई ईडी पड़ी थी। सीबीआई और ईडी उनको बुला रही थी, जैसे वो इधर से उधर गए सीबीआई ईडी के केस बंद। सेम पैटर्न हर जगह यही चल रहा है। पहले ये सीबीआई और ईडी के केस लगाते हैं 4-5 के खिलाफ, तो दूसरे वाले सारे डर के, जिन्होंने गलत काम कर रखे होते हैं, वो सारे डर के फिर उनको मैसेज भेजते हैं, भाई तुम्हारा भी यही हाल कर देंगे तुम, तो सारे इनके पास आ जाते हैं, फिर ये तोड़ लेते हैं, फिर ये सरकार गिरा देते हैं। सेम पैटर्न है, वो जो सीरियल किलर का पैटर्न होता है। आपने वेब सीरीज देखी होंगी, आजकल काफी आ रही है। ये जितनी जीएसटी, ये जितना महंगाई हो रही है, इतना जीएसटी लगा दिया इन लोगों ने, ये सारा पैसा कहां जा रहा है? ये सारा पैसा 2 चीजों में जा रहा है। एक अपने अरबपति दोस्तों के कर्जे माफ करते हैं और दूसरे ये एमएलए खरीदते हैं। इन 2 चीजों में जा रहा है। महाराष्ट्र की सरकार गिरानी थी तो छाछ पे जीएसटी लगा दी, दही पे जीएसटी लगा दी, शहद पे जीएसटी लगा दी, गेहूं पे जीएसटी लगा दी, चावल पे जीएसटी लगा दी। अगर अपने एक दोस्त का कर्जा माफ करना होता है, पेट्रोल के दाम बढ़ा देते हैं। गुलाम नबी आजाद की एक चिट्ठी आई तो राहुल के वफादार नेताओं ने 20 चिट्ठियां लिख दी। कांग्रेस ने आज जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ये पार्टी सालों साल नहीं करती। आज जो कुछ भी हमारी पहचान देश के अंदर है, 135 करोड़ की आबादी है, कौन किसको जानता है? आज हम लोग जो भी हैं, हमारी पहचान कांग्रेस और हाईकमान के विश्वास के कारण है। हमारी पहचान कितने लोगों को चांस मिलता है? सबको मिल भी नहीं सकता है। कुछ लोगों को, चंद लोगों को चांस मिलता है। तो हाईकमान के सामने कितनी बड़ी चैलेंज होती है सेलेक्ट करने की, कि मैं किन को सेलेक्ट करूं, बाकी लोग क्या सोचेंगे। हम ये ना भूलें कि आज से पहले भी दिन गुजरे हैं। आज से पहले भी राहुल जी के साथ ये लोग बैठे हैं, बात करी है। राहुल जी ने इनको सम्मान दिलवाया है, इनको पद दिलवाए हैं। तो आज क्या ऐसी बात हो गई कि आज राहुल जी से इतने रुष्ट हो गए? ये आज क्या बात हो गई? राहुल जी के और हम लोगों के जो संबंध हैं, वो हमारे संबंध किसी लेन देन के नहीं हैं। कुछ हो सकता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पार्टी की लीडरशिप के लिए, पार्टी के नेतृत्व के लिए कुछ करें। कांग्रेस के सीजन लीडर्स ने सीधे सीधे मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन नए नेताओं ने खुल्लम खुल्ला मोदी पर वार किया। हाथ उठाकर सीडब्ल्यूसी के मेंबर बन जाते थे, तो तब आपको नहीं समझ में आता था कि ये गलत है या सही है। आज वो सारी बातें गलत लग रही हैं आपको। तो पार्टी का कार्यकर्ता इस धोखे को अच्छी तरह जानता है। वो जानता है कि जो व्यक्ति आज इस मौके पर धोखा देता है पार्टी को, वो उस आदमी का रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के हाथ में है। और नरेंद्र मोदी जी और गुलाम नबी आजाद जी के प्रेम तो हमने खुद देखा, संसद में भी देखा, और वो प्रेम की परिणति आज हुई है इस पत्र में। तो इसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, ये पत्र किसने ड्राफ्ट किया, उनकी काबिलियत थी न थी, सब कुछ नजरअंदाज करते हुए इस पार्टी ने गुलाम नबी आजाद को बहुत कुछ दिया। और उसके बाद आज इस तरह की चिट्ठी, पूरा देश का कार्यकर्ता इस व्यक्ति को माफ नहीं करेगा। 9 फरवरी 2021 को संसद की ये तस्वीरें याद कीजिए। गुलाम नबी आजाद राज्यसभा से रिटायर होने लगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में आंसू आ गए। मोदी इस तरह नहीं रोते, लेकिन आजाद के साथ मोदी की पर्सनल केमिस्ट्री ऐसी है कि मोदी खुद को रोक नहीं पाए।
एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए इन डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, ये नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद को देश का पद्म भूषण सम्मान दिया। कांग्रेस के राज में विपक्ष के नेताओं को सम्मानित करने की परंपरा नहीं रही, मोदी ने नई परंपरा डाली। आज गुलाम नबी आजाद के लिए कांग्रेस नेताओं की जुबान तीखी हो रही है, तो इसके पीछे मोदी और आजाद की वही पुरानी केमिस्ट्री है। राहुल गांधी के वफादारों को लगता है कि सब कुछ मोदी के इशारे पर हो रहा है, मगर मोदी के संस्कार ऐसे हैं, वो विपक्ष के नेताओं को भी अपने मंच पर जगह देते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि वो विपक्ष के सभी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता देते रहते हैं।
पॉलिटिकली मोदी के लिए यह सूट करता है कि विपक्ष एक न होने पाए या विपक्ष के किसी एक मोर्चे के पीछे कोई फोर्स न बन पाए। गुलाम नबी आजाद चूंकि कांग्रेस के मुस्लिम फेस भी हैं और वो मोदी की तारीफ कर चुके हैं, इसलिए आजाद का कांग्रेस छोड़ना बहुत बड़े मैसेज देता है। आजाद के इस्तीफे से राहुल गांधी की गोटी लाल नहीं हो पाई। ममता बनर्जी की लीडरशिप किसी को मंजूर नहीं हो रही। नीतीश कुमार को बिहार में ही घेरने के लिए स्टेट लीडरशिप बदली गई है। केसीआर को मोदी की पार्टी तेलंगाना में ही घेर रही है। बच्चे अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली से गुजरात तक दौड़ लगा रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि राहुल से कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा वो केजरीवाल से ही होगा। खोखा 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 20 खोखा 20 खोखा 20 करोड़ रुपए में 20 करोड़ रुपए में हमारे भाइयों को खरीदने की कोशिश हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करेंगे। 20 खोखा देके आम आदमी पार्टी के विधायक खरीदी जाती है। अगर अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री होते तो ये कभी नहीं होता कि राज्य सरकारों को खरीदा जाता है, तोड़ा जाता है। 24 में अभी बहुत टाइम है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। फाइनल रेस से पहले राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 बहुत चीजें होनी है। अभी बस इतना समझिए कि मोदी रेस में सबसे आगे खड़े थे और अब भी सबसे आगे खड़े हैं। सोनाली मर्डर केस का सबसे बड़ा सस्पेंस खुल गया है। कत्ल ही हुआ है, हार्ट अटैक नहीं था। पुलिस ने कहा है कि अपराधियों ने गुनाह कबूल कर लिया है। कैसे हुआ मर्डर? सोनाली की ड्रिंक्स में 1.5 ml MDMA मिलाया गया। MDMA एक तरह का सिंथेटिक ड्रग है और इसे ही जबरन सोनाली को पिलाया गया, वो भी एक बार नहीं, दो बार। इस ड्रग्स ने इतना तेज असर किया कि सोनाली फोगाट बेहोशी की हालत में पहुंच गई, जिसके बाद सोनाली को टॉयलेट की तरफ ले जाया गया। और यह सब खुलासा हुआ है कैसे, वो वीडियो पर आप देखने जा रहे हैं। एक एक फ्रेम में सोनाली फोगाट के मौत की कहानी छिपी हुई है। एक एक लम्हा कह रहा है सोनाली फोगाट के साथ कर्लिस रिजॉर्ट में मिडनाइट क्या हुआ। सोनाली फोगाट की हलक में साजिश का जहर पैबस्त हो चुका था। खुद से वो चल नहीं पा रही हैं, संभल नहीं पा रही हैं, लड़खड़ा रही हैं। जब भरोसे में साजिश का जहर घुलता है और वो कितना खौफनाक रंग दिखाता है, इस वीडियो से समझ सकते हैं। जूस में मिलाया गया ऑब्रोक्सियस केमिकल रंग दिखाने लगा। सोनाली बेकाबू हो चुकी थी, उन्हें होश नहीं था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि जो सहारा दे रहा है वही उनकी इस हालत का जिम्मेदार है। और उसने ही जबरन जूस में सिंथेटिक ड्रग्स मिलाया और उन्हें पिलाया, और इसी जहर ने सोनाली की सांसें रोक दी। मर्डर का यह पूरा प्लान कैसे इंप्लीमेंट में आरोपियों ने लाया, पुलिस ने पूरा सीक्वेंस बताया। जो प्राय देखा गया है कि मुलजिम आते ही किसी को, पुलिस को सच नहीं बताते, इसलिए उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जो सीसीटीवी फुटेज कर्लिस क्लब से लिए गए, उनके आधार पर देखा गया कि एलेज्ड सुधीर सांगवान और उसका एसोसिएट सुखविंदर सिंह डिसीज्ड के साथ में क्लब में पार्टियां कर रहे हैं। और एक वीडियो से जाहिर होता है कि उसको एक सब्सटेंस फोर्सफुली विक्टिम को वन ऑफ द एक्यूज पिला रहा है। जब उसको इस तथ्य से कन्फ्रंट कराया गया तो सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया, जिसके बाद विक्टिम अपने सेल्फ में नहीं रह पाई। फिर उसको संभाला जाता है
और दूसरे शॉट में भी देखा कि उसको लिक्विड में कुछ पिलाया जा रहा है। कुछ ऐसा ही हुआ था 23 अगस्त की रात को। डांस फ्लोर पर डांस चल रहा था। फ्लोर पर सोनाली फोगाट भी मौजूद थी और दोनों आरोपी बॉडीगार्ड सुखविंदर सिंह और पीए सुधीर सांगवान भी। पार्टी चल रही थी, लेकिन सुखविंदर और सुधीर के दिमाग में खौफनाक साजिश चल रही थी। पता तब चला जब सीसीटीवी में उनकी हरकत पकड़ी गई। आगे फ्लोर पर सोनाली पार्टी कर रही थी और पीछे जूस में ड्रग्स मिलाया जा रहा था। पुलिस को सीसीटीवी में दिखा है कि ड्रग्स मिले जूस को जबरन सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने सोनाली को पिलाया, वो भी एक बार नहीं 2-2 बार। और जब ये ड्रग्स धीरे धीरे नसों में फैलने लगा तो सोनाली बेसुध हो गई, जिसके बाद आरोपियों ने प्लान नंबर 2 पर काम करना शुरू किया। कैसे सोनाली को ड्रग्स के जहर से मौत की आगोश में पहुंचाना है। करीब 4:30 बजे जब वो अपने आप को संभालने में नाकाम रही तो मुलजिम विक्टिम को बाथरूम टॉयलेट की तरफ लेके जाता है और फिर वहां करीब 2 घंटे वो रहते हैं टॉयलेट में, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी तक एक्यूज ने नहीं दिया है। अब चूंकि कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा, उससे वो क्या चीज पिलाया है, कहां पर उसने फेंका है, ये सब बाद की बातें हैं। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में दोनों एक्यूज्ड एस्टेब्लिश हो रहे हैं और उनको 302/34 धारा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। उस रात क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन कहां डांस कर रहा था, किस जगह पर सोनाली थी, किस जगह पर जूस में ड्रग्स मिलाया गया, कहां पर सुखविंदर था और कहां पर सुधीर सांगवान। कॉलेज रिजॉर्ट के भीतर ऑन द स्पॉट पूरी सीक्वेंस को मुंबई ब्यूरो चीफ जयप्रकाश सिंह ने खुद देखा और बताया। हम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं जो कर्लीज क्लब के अंदर है और ये वही लेन है जिसके अंदर का डांस फ्लोर जो है, वहां पर सोनाली और सुधीर थे। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये सीसीटीवी कैमरा, इसी सीसीटीवी कैमरे के अंदर ये पूरी जो घटना है वो कैद हुई है। और सामने अंदर जो बेसिन है, उसी बेसिन के सामने से सोनाली और सुधीर वो आ रहे थे। ये बेसिन आप जो देख रहे हैं, यहीं से सोनाली और सुधीर आ रहे थे और सीधा यहां से आते हुए इस यहां पर आप दिखाना चाहूंगा, देखिए ये काले टी शर्ट में सुधीर है और सामने लाल जो टी शर्ट और हाफ पैंट पहनी है वो सोनाली है। और बेसिन से सीधा इसी रास्ते पे ये जो लकड़ी का आपको पैसेज नजर आ रहा है, यहीं से पैसेज से होते हुए आगे इस तरफ जा रहे हैं। और यहां से जाने के बाद ये सीढ़ियां चढ़ी गई हैं, ये सीढ़ियों से ऊपर आया गया है। इसी जो वॉशरूम है, लेडीज टॉयलेट है, यहां तक सुधीर सोनाली को लेकर आया है। उसके बाद सोनाली अंदर लेडीज टॉयलेट के अंदर गई हैं। करीब 2 बजे के आसपास की ये वाकयात है, 2 बजे के बाद की ये घटना है। और काफी देर से सोनाली अनकॉन्शियस थी, लेकिन हम देख सकते हैं कि कैसे सोनाली को सुधीर अपने साथ में लेकर आ रहे हैं। कंधा सोनाली ने सुधीर का पकड़ा हुआ है और सुधीर भी लड़खड़ा रहे हैं, सोनाली भी लड़खड़ा रही है। लंगड़ाते हुए सोनाली फोगाट जो है वो चल रही है। और यहीं पर आने के बाद अंदर लेडीज टॉयलेट में सोनाली को जो है सुधीर ने अंदर भेजा है। 2-3 और लोग नजर आ रहे हैं इस सीसीटीवी में जो सुधीर और सोनाली के पीछे हैं। पहले सोनाली यहीं इसी सीढ़ी पर बैठती हैं और यहां पर काफी देर तक बैठने के बाद उन्हें पानी वानी पिलाया जाता है। उसके बाद वापस दोबारा यहां पर इस सीढ़ी पर आकर सोनाली बैठती हैं और यहां पर भी उन्हें पानी वगैरह पिलाया जाता है। किसी तरह से सोनाली चढ़ते हुए 3 जो सीढ़ी है, स्टेयरकेस है, वो ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद अंदर करीब 2 से 2.5 घंटे तक सोनाली अंदर रहती है। तो ये सीसीटीवी पुलिस के पास आया है, जिसके आधार पर यह बात साफ हुई है कि जो ड्रग्स है वो सोनाली को दिया गया था और ये सिंथेटिक ड्रग्स था। ये ड्रग्स कौन लाया था, इस पर भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस ने खुलासा कर दिया है कि सुधीर सांगवान और सुखविंदर से पूछताछ अब पुलिसिया स्टाइल और फॉरेंसिक तरीके से होगी। आरोपियों को मौके पर ले जाकर के सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, जहां उनको उस रात की पूरी कहानी सच सच बतानी होगी, जिसमें यह भी बताना होगा कि कौन सा ड्रग्स दिया, कहां से लिया और क्यों दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट लगी तो कैसे लगी। ये जो जैसा कि कल डीजीपी साहब ने क्लियर किया है कि वो इतनी इंजरी नहीं है कि किसी को डेथ कॉज कर सकें, वो बहुत ही माइनर इंजरीज हैं। और जब एक्यूज से उसको कन्फ्रंट किया गया तो उन्होंने बताया कि जब उसको उठा रहे थे टॉयलेट से, उस समय उसके
ये एब्रेजन मार्क्स हैं। आज ये बात साफ हो गई है जांच में। खुद आईजी लॉ एंड ऑर्डर जो गोवा के हैं उन्होंने ये बात साफ कर दी है बिश्नोई जी ने कि उन्हें ड्रग्स दिया गया था। सोनाली को ड्रग्स जहां पर दिया गया था वो एरिया मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये जो पूरा ये पब है उसका ये एरिया है। अंदर कस्टमर्स आते हैं, देश विदेश से यहां पर कस्टमर्स आते हैं क्योंकि ये बहुत ही फेमस जगह है इटरी की। यहां पर अलग अलग प्रकार के बहुत अलग अलग भोजन बनाए जाते हैं। हमारे साथ पब के इस क्लब के जो मैनेजर हैं लुकोस, वो हमारे साथ यहां पर हैं। लुकोस कर्लीज यहां पर हैं। तो आप ये बताएं कि आपके इस क्लब में आके कोई ड्रग्स लेता है, ये बहुत बड़ी और बहुत बड़ा जुर्म है, ये आप कैसे होने देते हैं? हम यहाँ पे तो अलाउ करते नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारा 26 साल का बिजनेस है। हम फूड एंड बेवरेज का ही हम सर्विस करते हैं। यहाँ पे लिखा ही हुआ है सीधा तौर पर नो ड्रग्स। ये देखिए, मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है सीधी तौर पर नो ड्रग्स। और वैसे भी 18 साल के नीचे अगर कोई दारू भी लेता है तो हम उसको अलाउ नहीं करते। हमारे बॉडीगार्ड बाउंसर्स हैं, हम इमीडिएट उसको बाहर निकाल देते हैं। अगर कोई चोरी छुपे इस तरह करे तो हमेशा हर तरह नजर रखना तो मुमकिन नहीं है। यही बात है। इसने ये कहा है कि कार्लीज जो आपका ये रेस्टोरेंट है, ये पब है, इसके अंदर वो 22 तारीख की रात को सोनाली फोगाट आई थी और उनके साथ में 2 लोग थे। वो लोग डांस कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे और उसके बाद उनको ड्रग्स देते हुए सीसीटीवी में आया। तो सीसीटीवी आपने प्रोवाइड कराया? सारे सिक्योरिटी सिस्टम हमारे पास है। हमारे किसी ने कुछ नहीं किया, आपस में है जो हम लोग हैंड ओवर कर चुका है जो भी सीसीटीवी का फुटेज था। और ये यहाँ पे दिन भर में हजारों के तादाद में कस्टमर आते हैं। उसके अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी हमारे यहाँ पे आते हैं। लेकिन सबके जहन में एक सवाल यह है कि सुधीर सांगवान, सुखविंदर ने सोनाली को जबरन ड्रग्स क्यों पिलाए? पिया और बॉडीगार्ड ने सिंथेटिक ड्रग्स से सोनाली को क्यों मारा? सोनाली जब बेसुध हो गई तो टॉयलेट की तरफ क्यों ले गए? टॉयलेट में सोनाली फोगाट को 2 घंटे तक क्यों बंद रखा गया? सोनाली के जिस्म में ब्लंट जख्म के निशान कहां से आए? सोनाली फोगाट ने जिस सुखविंदर और सुधीर सांगवान को अपना सबसे करीबी बनाकर रखा था, उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे मोटिव क्या था? पुलिस की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में इस बात के सबूत मिले हैं कि सोनाली फोगाट को जान से मारने के पीछे सोनाली की संपत्ति और दौलत थी। इनका इसके पीछे क्या मोटिव था कि उनको ड्रग्स देना या फिर ऑलमोस्ट दिल्ली से या नोएडा से इस तरफ आना गोवा में और ये उनका ड्रिंक जो है वो स्पाइक कर। और सर पहले भी इनके साथ कुछ हरासमेंट हुआ था विक्टिम के साथ इन अप्रोच से? इस तरह का एविडेंस अभी तक हमारे पास नहीं है कि कोई हरासमेंट हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि हर क्राइम के पीछे कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी इनका कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट। राइट नाउ आई कैन नॉट एस्टेब्लिश वेदर इट इज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, बट नॉर्मली आप सब जानते हैं जर जोरू जमीन के बिना कोई तीसरा क्राइम मोटिव हुआ नहीं करता। सो ड्रग में सिर्फ ये सिंथेटिक ड्रग है जो उनको फोर्सफुली दिया गया, इतना ही एस्टैब्लिश कर पाए फिलहाल? अभी तक जो एक्यूज ने कन्फेस किया है उसी के बेसिस पे मैं आपको बता। पुलिस जो सवाल उठा रही है उसका जवाब हमें हिसार से मिला, जहां आज सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार किया गया। बेटी यशोधरा ने अपनी मां सोनाली फोगाट को मुखाग्नि दी और यहीं पर पता चला कि सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट के साथ उसकी प्रॉपर्टी की लालच में जुड़ा था। यहाँ तक कि उसने अपनी कैंसर से पीड़ित बीवी को भी 3 साल से छोड़ रखा था और अपने बेटे बेटी से मिलने तक नहीं चाहता था क्योंकि उसकी नजर सोनाली की दौलत पर थी। सोनाली का हिसार में एक फार्म हाउस है और एक कोठी है, नोएडा में फ्लैट है, गुरुग्राम में फ्लैट है। परिवार वालों का कहना है कि यूट्यूब से लाखों की कमाई होती थी जिसका सारा हिसाब किताब सुधीर ही रखता था। ये वो प्रॉपर्टी है जो घर वाले जानते हैं, कई और प्रॉपर्टी भी है जिसका पता सुधीर, सुखविंदर और सोनाली ही जानते हैं और सारी साजिश के पीछे सोनाली की यही दौलत थी जिस पर कब्जा करने और छीनने की पूरी कोशिश थी। सुधीर सांगवान किस हद तक सोनाली फोगाट की जिंदगी में एंट्री कर चुका था उसका पूरा बायोडाटा ऋषभ ने बताया। सुधीर सांगवान से पहले सोनाली फोगाट का काम ऋषभ देखते थे, लेकिन सुधीर सांगवान ने ऋषभ का भी पत्ता काट दिया। प्रॉपर्टी पे नजर थी, अब सिर्फ एक बेटी ही बच गई सोनाली की, यशोधरा, यशु एक बच गई। उसको भी खतरा है, जब वो इतनी बड़ी फिल्म बना सकता है, गोवा जाके इस तरीके से मारा है तो उस बेटी को मरवा देगा। और कहीं ना कहीं अंगूठे दस्तखत, डर है कि उसकी बेटी को भी जान का खतरा। श्योर है, डर नहीं, होगा ये करेगा वो। क्यों आदमी जब इतनी बड़ी औरत को ही नहीं छोड़ा
पूरी फिल्म तैयार करके गोवा ले जाके मार दी वो, तो इसको क्या छोड़ेगा। उसका मिशन ही ये था भाई मैं प्रॉपर्टी कैसे हड़पूं, और अभी तो साइन दस्तखत कहीं ना कहीं साइन करवाए हुए, अभी तो आगे आएगी बातें, ये बात खत्म नहीं हुई अभी। जो मैडम का जो अभी संस्कार हो गया तो वो तो चली गई, अभी तो मैडम से जुड़ी हुई बातें और आएंगी आगे। अपने आप को एडवोकेट बताता था पर एडवोकेट था नहीं है, और ये यहाँ बताता रहा सभी को, जैसे आप जैसे अच्छे आदमियों को भी मेरा बिजनेस है ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, ये वो, वहाँ कुछ नहीं था इसका, तो सब झूठ था, कुछ नहीं था, सिर्फ एक झूठा था, जबान तराज था, जिसके पैसे ले लिए, किसी के पैसे नहीं दे रखे, और कहो तो लिस्ट दो, लिस्ट और आदमी आपके सामने आए कहेंगे भी हमने पैसे इससे लेने थे, झूठा था एक नंबर का। पुलिस दोनों आरोपियों सुधीर सांगवान और सुखविंदर को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। इस बीच सीसीटीवी में पुलिस को एक और क्लू मिला है। पुलिस अब इस बात का भी पता लगा रही है कि रिजॉर्ट में सुधीर सांगवान और सुखविंदर के साथ साजिश में क्या कुछ और लोग शामिल थे। जो अब तक की इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से कुछ बॉम्बे से भी कोई ग्रुप आने वाला था, जिनके साथ में इनको कोई एक स्मॉल वीडियो बनाना था। कर्लिस में एक एम्प्लॉय ने बताया कि कुछ 2 लड़कियां और भी थी जिनका केक काटते हुए वहां पर कुछ उनके अटेंडेंस ने देखा है, उनको भी हम इंटरोगेट करेंगे। दे हैव बीन अ बिट आइडेंटिफाइड एंड दे विल आल्सो बी क्वेश्चन्ड। इन सभी पॉइंट पर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को बढ़ा रही है। पुलिस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ये बात क्लियर हो गई है कि सोनाली की मौत की वजह हार्ट अटैक नहीं है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने यूपीए के विधायकों को एकजुट रखने के लिए डिनर पर बुलाया है। सुबह हेमंत सोरेन यूपीए के नेताओं के साथ बैठक भी कर चुके हैं। झारखंड में इस वक्त सभी को एक चिट्ठी का इंतजार है जो राजभवन से आने वाली है। हालांकि जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक आज रात तक राजभवन से कोई चिट्ठी जारी नहीं होने वाली है। बताया जा रहा है कि गवर्नर कानून के जानकारों से इस मुद्दे पर बात करने के बाद ही कोई फैसला लेंगे, जिससे उनके फैसले को कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके। राज्यसभा टिक टैक शिक्षा मंत्री, पंचायती मंत्री बाबूलाल मरांडी से भी बात कर रही है।